नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एलपी का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले सेट 1 हो चुका था, आप लोग देखे होंगे, पसंद आया होगा आप लोगों को। सेट 2 है, क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस। थोड़ा सा इसमें आसान क्वेश्चन भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। तो सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? उदाहरण है। साथियों, आपको एक बात बता दें, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ में हो। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या हो? साथ में हो। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, ऑक्सीकरण क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन जुटता है। क्या करता है? जुटता है। और हाइड्रोजन क्या करता है? हटता है। हटता है। अवकरण में क्या होता है? इसमें भी दो बातें आती है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। और अवकरण में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वृद्धि होगा। तो जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो एक बढ़ जाएगा और अवकरण में एक घट जाएगा। बढ़े आगे। अच्छा, कुछ ऑप्शन है, आप थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? अब देखिए ठीक से कि Zn यानी कि जिंक जो है, जिंक से ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जिंक से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। जब ये हट रहा है तो कौन सा अभिक्रियन होगा? अवकरण। और यहाँ जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुट रहा है। तो जुट रहा है तो कौन सा होगा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुटना, दोनों काम में हो रहा है। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला सवाल देखते हैं। ये जो एक बात याद रखिएगा, MAN और Mg बड़ा कंफ्यूज होता है लड़का सा। Mn का मतलब है मैग्नीज, मैग्नीज। और Mg का मतलब है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। थोड़ा सा मार्कर बोल्ड ले लेते हैं, मैग्नीशियम। अब आप ठीक से देखो, Mn के साथ क्या कर रहा है? Cl2 जुट रहा है नहीं, और इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है और कलर निकल रहा है। इसको छोड़ दो अभी, इसको आप बात करो। सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इसमें भी तो ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। इसमें भी तो ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो तीनों अभिक्रिया रेडॉक्स का उदाहरण होंगे। इसमें क्या हो रहा है? ये तो विस्थापन, डबल विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? Ag तो मोटा हो गया क्या? Ag प्लस NO3 माइनस, ये ना है। और इधर सोडियम में Na प्लस Cl माइनस है। तो एक बार प्लस वाला माइनस वाला के साथ और प्लस वाला माइनस वाला, तो मतलब AgCl, तो AgCl और NaNO3। तो ए ऐसी अभिक्रिया को तो हम लोग दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोहरी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। इसका यह मतलब है कि केवल और केवल मेरा जो जवाब है, क्या बोला है? अभिक्रिया नहीं है। ये बोला था ना कि नहीं है। इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो यही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, 4। और ऑप्शन नंबर 4 का है बी में। तो आंसर अपना होने वाला है बी। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जवाब नहीं मिल सकता आपको।
तो पहले कंसेप्ट ढूंढिए, फिर जवाब ढूंढिए, ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वरना कंफ्यूजन तो ये है, लगल रहेगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि ये कैसे सेट होता है। अच्छा दे इसको यहाँ कला सेट किया, चलो देख लेते हैं। एक अपवाहु सिद्धांत जानते हैं, उसमें अपवाहु का भरने होता है एसपीडीएफ। एसपीडीएफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 4 जोड़ो, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 4 जोड़ो। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10, इसमें 4 जोड़ो, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ई होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, होना रहेगा। ये क्या होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 जोड़ते चल जाओ, एक में 2 जोड़ो, 3, 3 2 5, 5 2 7, ए। बढ़ते आगे, अगला सवाल ए है, सवाल नंबर 2। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या क्या होती है। साथियों ये जो आप देखे थे ये वाली बात, ये वाली बात, ये आपको वहां था। चलो हम इसको समझा देते हैं, कहा था नहीं था इसका मैटर तो बात की बात है। कार्बन, ये है कार्बन, क्या है कार्बन, ये पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक तत्व। आवर्त में इसका स्थान तीसरा है, वर्ग में 14वां है, वर्ग में 14वां। इसका कार्बन का संकेत सी होता है और एक अधातु है, और इसका परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो 6 12 ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है। और ये दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर 6 में से 12 में से 6 गया तो 6, ये होगा न्यूट्रॉन है। किसी को समस्या यहां तक समझने में? आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान रखना इस बात का कि कार्बन जो 6 है, तो 6 का परमाणु हम लोग जानते हैं कि परमाणु कक्षा भरता है के एल एम एन, इस प्रकार से भरता है। के में 2 नहीं, इसमें 2 होना चाहिए। उसके बाद इसमें कितना होना चाहिए, एल में कितना होना चाहिए जल्दी बताओ। के एल एम एन 2 8, यही ना है वो 2, और इसमें 4 भरेगा तब ना 6 होगा। इसमें कितना भरेगा 4, तो 2 और 4 6, ये दोनों खाली रह जाएगा। तो कई गो भरा, एक कक्षा भरा यहाँ और एक कक्षा यहाँ, कक्षा नंबर 1 और कक्षा नंबर 2, तो 2 को कक्षा भरा ना भाई, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए 2। आंसर क्या होगा 2। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या, देखो कोषों की कुल संख्या बराबर कक्षा की संख्या होता है। कोषों की कुल संख्या बराबर कोषों की कुल संख्या, इतना काट के और इसके बराबर लिख लेना कक्षा की संख्या, मतलब जय गो कोष तय गो कक्षा। ठीक है, तो 2 गो यहाँ था, 2 गो लिख लिया। अब एक बात हम आपको बता दें कार्बन के बारे में, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं। कार्बन का 2 प्रकार होता है। कार्बन का क्या प्रकार 2, एक होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय में कौन कौन होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलेरीन। फुलेरीन का फॉर्मूला होता है C16 और इसका आकार होता है फुटबॉल की तरह। आकार कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। समस्या किसी को नहीं ना? अच्छा अक्रिस्टलीय में देख लो, अक्रिस्टलीय में होता है कोयला, चारकोल, कोक, काजल, जो आंख में लगाते हैं काजल। और नोट लिख लीजिएगा आप लोग, मनुष्य के शरीर में आए, शरीर में 18% कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है
18% कार्बन होता है। ये सारे बात जो कार्बन के बारे में था हम आपको बता दिए। अगला सवाल में बढ़ते हैं और कंसेप्ट से ही आंसर निकलेगा। एक बात भेजा में संभाल लीजिए, रट लो जितना रटना है, सवाल तो वही नहीं आएंगे, आप आंसर दो याद कर लोगे। क्या पता कार्बन ना पूछ के नाइट्रोजन पूछ दे, ऑक्सीजन पूछ दे, क्लोरीन पूछ दे, क्लोरीन पूछ दे। तो आप कॉन्सेप्ट पे भरोसा कीजिए, मेन कॉन्सेप्ट होता है, रटो मत, नहीं तो रटते रह जाओगे, एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा, दिमाग भी घिस जाएगा, नौकरी भी नहीं होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। हर बार यही सोच के बैठ जाओगे यार मेरा नहीं हो रहा है क्यों, हम तो सवाल याद करके गए थे। आप सवाल याद करके गए थे लेकिन सवाल वो नहीं था, बदला हुआ था सवाल, समझो। बढ़ जाते आगे की ओर। दूसरा, साइक्लोहेक्सेन में सीसी बंध और सीएच बंध होते हैं, इस प्रकार कुल सहयोगी बंध कितना होता है। साथियों एक बात हम आपको बता दें कि साइक्लोहेक्सेन इसका फॉर्मूला होता है C2H, C2 नहीं होता, C6H12, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आंसर निकल जाएगा आपको। इसमें क्या होगा, कार्बन का C कैगो हो गया 6 गो, हाइड्रोजन कैगो हो गया 12 गो। अच्छा दोनों मिला के बंध कैगो हो गया, जो सहसंयोजी बंध पूछा था, तो टोटल बंध हो गया 12 6 18। आप आंसर लगा सकते हो 6 12 18। लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है क्या, नहीं। जब सवाल आपके सामने शुरुआत में आया होगा तो आपका दिमाग का नस ढीला हो गया होगा, अरे भाई इसको कैसे बनाए, ये क्या होता है, इतनी बुक सारे पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े, इनऑर्गेनिक पढ़े, फिजिकल पढ़े, सब कुछ पढ़े लेकिन बन नहीं रहा है। हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। एक चीज तो याद रखना पड़ेगा, साइक्लो जो है, ये साइक्लो शब्द जो है CYCLO, साइक्लो शब्द एल्केन का रूप का है, एल्केन, एल्केन इसके रूप का है, एल्केन का रूप का। अब हम एल्केन एल्काइन एल्कीन समझा देते हैं, फिर ये सवाल आपसे बनता। तो एक पेजे ले लेते हैं और आपको सब बात समझा देते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन में अभी फॉर्मूला हम बताए आपको कि C6H12 था ना, जिसको बोलते थे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोले, साइक्लोहेक्सेन मतलब कार्बन का एगो, और साइक्लो है मतलब साइकिल की तरह रोटेट करना है, तो C C C C C C यानी कार्बन। आपको पता है कि ए वाली बंद एक साथ बंद करेगा, ए वाला इसके साथ, इस वाला इसके साथ, नहीं। अब हम 2 का हाइड्रोजन पहले से जुट गया, 2 को बंद पहले से जुट गया, तब 2 को बचल है, एक हम इधर जोड़ देंगे हाइड्रोजन और एक को ही मन करो जोड़ दो, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, चौतरफी बंधना चाहिए ना जी, आप लोग 10th 12th में पढ़े होंगे ये चीज। अच्छा इधर देखो तो, इधर H है ना, कई हो गया, 1 2 3, 3 को ना हुआ, चौथा कहा जाएगा, तो चौथा आप यहाँ भी कर सकते हो, H 4 हो गया ना, 1 2 3 4, इधर से करते हैं, फिर इधर से कर लेते हैं H H हो गया, इधर कर लेते हैं H H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H और H, और इधर भी कर लेते हैं H और H। देखो तो हाइड्रोजन कितना 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 हो गया, और ये इसका डायग्राम बनेगा। अब अभी देखिए कार्बन कितना हो गया 6 गो, हाइड्रोजन कितना हो गया 12 गो, और टोटल मिला के सहसंयोजी कितना हो गया 18 गो। वही आंसर था 6 12 18। अब हम एक बात बताते हैं, साइक्लो शब्द एल्केन का रूप है, अब तीनों को हम समझा देते हैं। अब आप लोग नोट कीजिएगा इस चीज को, CYCLO साइक्लो शब्द एल्केन का रूप है, एल्केन ALKAN एल्केन। अब एल्केन में क्या होगा, एल्केन का रूप में देखो, एल्केन होता है ALKAN एल्केन, एक होता है एल्कीन एल्कीन, और एक होता है एल्काइन 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 एल्काइन। लास्ट में देखिए तो आप लोग ANE है क्या, इसमें से ऐसे निकालो, मिस्टेक करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ANE निकालो, ANE, इसमें से निकालो ENE, इसमें से निकालो YNE। अच्छा ABCD में पहले कौन आता है, ABCD में पहले कौन आता है, ABCD में पहले आता है A,
तब आता है ई और तब आता है वाई। तीनों को अरेंज में सजा लिए, पहले ए वाला, तब ई वाला, तब वाई वाला। अब इसका नाम क्या करते हैं, एल्केन। ए आ गया एल्केन, CnH2n प्लस में 2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n कुछ नहीं, H2n, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2। इसका मतलब है कि पहला क्या में +2 करना है, दूसरा में कुछ नहीं करेंगे, कुछ करवे नहीं करेंगे, और तीसरा में से 2 घटा लेना है। मतलब पहले 2 बढ़ना है, पहले 2 बढ़ना है, दूसरा में कुछ नहीं करना है, तीसरा में 2 घटना है। तो ऐसे करोगे तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन भी नहीं होगा और याद रहेगा। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा तहाँ एक सिग्मा और एक पाई, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तहाँ 2 सिग्मा और 1 पाई। ये सारे बात आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा और कॉपी में लिख लीजिए। ये कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। सबसे बेहतरीन यही है कि आप नोट करो और इस पर प्रैक्टिस करो, वरना देख के सोच रहे हो कि हम सीख गए, तो आपको लगता है सीख गए और हमें लगता है हम सिखा दिए, फिर आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा। तो कॉपी में नोट कीजिए और सुबह में नोट कीजिएगा, तो शाम में एक बार फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप सीख पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें छूटा क्या? अब एक ही क्वेश्चन पर कितना डिस्कशन करवाओगे हमसे, एक तो नया पेज ले लेते हैं हम। एक गोलीय दर्पण के ध्रुववर्तकता केंद्र, कहाँ कहाँ, ध्रुववर्तकता केंद्र के बीच की दूरी की इसकी फोकस दूरी f के पदों में क्या होगा? आपको पता है कि f बराबर होता है r/2, यानी अगर हम यहाँ से r निकाले तो 2 गुने f, यानी कि हमको 2f निकलने वाला है। अच्छा, गोलीय दर्पण में ध्रुववर्तकता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा से बताओ। लेकिन ये तो नहीं बता रहा है कि, अच्छा कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, अवतल में हो चाहे उत्तल में हो। एक चीज जान लो, ये अवतल है, ये उत्तल है। इसका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यू भी, यू मतलब कि यू याद रखना वस्तु दूरी, वस्तु दूरी भी याद रखिएगा, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और क्या बचा है एम पी। याद रखिएगा कि ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता ही होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, स्थिति पे डिपेंड करेगा, मैंने कई बार बोला है। एम नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव होगा, और कुछ बचा क्या? और इसमें आओ तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, और इसमें यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, हर जगह नेगेटिव होगा, और ए तो दोनों जगह डिपेंड करेगा, और ए भी पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? इस सवाल पे डिस्कशन इतना ही था, ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं आगे। साथ ही एक सवाल है, निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 का इतना ग्राफ दर्शाया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? साथियों क्वेश्चन में कुछ फिगर छूटा हुआ है, क्या बोले, कुछ फिगर छूटा हुआ है, हम आपको फिगर बना देते हैं। इस टाइप का फिगर था, जिसको इसको R3 माना है, इसको R2 माना है, इसको R1 माना है। आप ठीक से देखो, यहाँ ठिट्टा है, यहाँ भी ठिट्टा है, और यहाँ भी ठिट्टा है। अब पूछा है कि बताइए प्रतिरोध क्या होगा। ये आपका जो ग्राफ है, इधर की ओर जाएगा V, इधर की ओर जाएगा I। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? यानी कि R3 से कम ढलान क्या बोलते हैं प्रतिरोध होगा R1 का, और सबसे अधिक प्रतिरोध होगा R2 का। तो ए आंसर अपना सही होगा। आप ओम के नियम जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हम पेज ले लेते हैं नया और आपको जना देते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V बराबर में IR। यानी अगर हम यहां से निकाले क्या, अभी जो निकाल लेते R, तो R निकालेंगे तो V बटा I। V का ऐसा मतलब क्या, वोल्ट, R का ऐसा मतलब क्या, एम्पियर।
यानी वोल्ट बटा एम्पियर जो है ये ओम कहलाता है। तो क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ग्राफ में भी ये चीजें पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना। याद रखिएगा इसमें कि ओम के नियम में तापमान कांस्टेंट रहता है, तापमान कांस्टेंट रहता है। और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन पर कितना डिस्कशन करोगे, समय भी तो कम रहता है हम लोगों के पास। समय हम लोगों को दिया जाता है कि इतना में इतना कर लेना है। इसमें भी फिगर है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव ज्ञात कीजिए। साथियों क्वेश्चन ऐसे समांतर क्रम में जब होगा, समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 और बटा में R1 प्लस R2, यानी कि कर सकते हो 4 गुने 4 और बटा में 4 4 8, इसको काटोगे तो 2, इसको काटोगे तो 2, तो 2 वोल्ट आंसर आ सकता है यदि फिगर सही है तब। इसके हिसाब से बढ़ते आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वही सवाल था जो हम बताए हैं आपको, वही सवाल था कंटेंट में। जब बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बनेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 COOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, HCl, एकदम नहीं बनेगा। बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, कली चूना जिसको बोलते हैं, कली चूना, ये भी नहीं बनेगा। इसका ये मतलब है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण करते हैं, बुझा हुआ चूना क्या होता है भैया? CaOH के होल ट्वाइस, और इसमें क्या करते हैं? क्लोरीन डाल रहे हैं, तो हमको मिलेगा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग करते हैं हम लोग? आपको पता है कि क्या उपयोग करते हैं शुद्धिकरण में? कोई चीज का शुद्धिकरण करना हो, शुद्धिकरण में, उसके बाद कपड़ों का रंग उड़ाने में, ETC कर लीजिए, कपड़ों का रंग उड़ाने में। आगे बढ़ जाते हैं। इन कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में होता है ना भाई, ये कहां से, कौन बोला ये बात? ये स्टेटमेंट गलत है भैया। आपको हम बता दें कि अग्निशामक में, अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्या आ रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग होता है, जिसको NaHCO3 कहते हैं, NaHCO3 कहते हैं अग्निशामक में। लेकिन यहाँ बोला है सोडियम कार्बोनेट, तो गलत बात तो बोलबे किया है क्या? ये तो गलत बात बोला है। दूसरा पढ़ लेते हैं। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। हाँ सही है। आपको पता होना चाहिए धोवन सोडा जो होता है, धोवन सोडा, पाक लिखते हैं तो मीठा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। तो देखो तो H2 यानी 10 का क्या बोलते हैं, पानी का कै गो अंश? 10। ये तो बोला है जल के 10 अणु धोवन सोडा में, तो सही बात है। तो ए वाली बात सही है। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। कहीं है ऑप्शन क्या? कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। जय, बिल्कुल ए आंसर सही है अपना। तो साथियों क्वेश्चन के लेवल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हम कोई चीज रट के नहीं, समझ के ही आंसर मारेंगे, और नहीं तो आंसर जो है एग्जामिनेशन हॉल में गलत होना तय है। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम याद कर ले एक ऑब्जेक्टिव, एक नंबरिया, फलाना को फलाना कहते हैं एक बार में, एक लाइन में,
तो एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में नहीं लगेगा क्वेश्चन का आंसर आपसे। हम कह रहे हैं आपको, हम लेवल को उठते हुए देखा, बहुत दबंग दबंग क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम बाहुबली टाइप, समझे। चलिए इसमें और कुछ करें क्या, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? पौधों में गैसीय विनिमय के लिए स्टोमाटा काम करता है। कौन? स्टोमाटा, स्टोमाटा, जिसका हिंदी होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। अच्छा, रंध्र भी क्या करता है? जीवित रंध्र, मृत रंध्र नहीं, जीवित रंध्र, जीवित रंध्र, जीवित रंध्र ये काम कर सकता है। ऑप्शन है क्या? हाँ, ए वाली आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो स्टोमाटा, जीवित रंध्र जो है, ये पौधों के गैसीय विनिमय में सहायक होता है। बड़े अच्छा, कुछ बात और बता देते हैं। जीवित रंध्र में आपको हम बता देते हैं 3-4 चीजें। इसके अंदर जीवित रंध्र में कौन कौन आएगा? हरित लवक आ जाएगा, हरित लवक। अच्छा, हरित लवक आप लोगों को पता है कि हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, किस काम के लिए आता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण 2 भागों में होता है, एक अंधेरा में होता है, एक अंधेरा में भी होता है, और एक होता है प्रकाश में। क्या होता है? प्रकाश में। चलो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और इसको ठीक से देखते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है, प्रकाश में होता है ग्रेना में। कहा? ग्रेना में। और अंधेरा में होता है स्ट्रोमा में। और ग्रेना में जो प्रकाश होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता। आया समझ में? और भी कुछ है क्या? जीवित कोशिका तो बहुत सारा है, लेकिन हमने थोड़ा सा इस पे विचार किए हैं। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा जाना है जल्दी इसलिए कर रहे हैं, ना था और भी हम करते इसको डिस्कशन। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी। साथियों, इसका भी कंसेप्ट है बहुत तगड़ा। फ्लेमिंग ने अपना दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नेम दिया चुंबक के प्रभाव के लिए, ठीक ना। तो एक नजर यहाँ लगा हुआ है, फिगर देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अगर हम अपने उंगली को, 3 उंगली को ठीक से देखिए, आप लोग मोबाइल पर दिख रहा है क्या? देखो तो, दिख रहा है ऐसे, ये लंबतवा होना चाहिए, मतलब यहाँ यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितना का? 90। तो ये तो अंगूठा है, ये क्या है? तर्जनी। ये क्या है? जिसे गोली मारते हैं, ढिचका है, ढिचका है, ये है तर्जनी। और ये क्या है? मध्यमा। ये क्या है? मध्यमा। अब हम बता रहे हैं आपको कि जो अंगूठा है ये बल के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? बल के बारे में, ठीक है। और ये जो उंगली है ये धारा के बारे में बताएगा कि इधर धारा जा रहा है। और ये जो मध्यमा है ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। आपको याद करने का एक ट्रिक देते हैं हम आपको, FBI, जैसे SBI होता है ना, ब्रांच, बैंक का सबसे बड़ा ब्रांच SBI, आप करो FBI। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का रूल, इसमें F क्या करेगा? ये फोर्स बताएगा। क्या बताएगा? फोर्स। B क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और I क्या बताएगा? करंट। क्या बताएगा? करंट। बस एक कंसेप्ट है। अब हमको क्या बोला है? अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, क्या? अंगूठा। तो अंगूठा तो बताएगा फोर्स, और तर्जनी, तो तर्जनी मतलब सेकेंड, और तर्जनी बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब? करंट नहीं बताएगा। तो धारा यहाँ ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं होगा। बल और चुंबकीय क्षेत्र, तो बल और चुंबकीय क्षेत्र आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। धारा इसमें भी है गलत। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं,
पहले बल बताएगा तब चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, यहो ध्यान रखना। पहले बल बताएगा तब क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, तब बताएगा धारा नहीं करंट। फोर्स मतलब बल, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और करंट मतलब धारा। याद रहेगा, ये ट्रिक है, इसी से पकड़ाएगा, वरना भूल जाओगे, हम कह रहे हैं भूल जाओगे। कितना पढ़ना है फिगर पढ़ लो, यूट्यूब पर और भी बहुत सारे टीचर है, कर लो, तुम जाके फिगर देख लो। FBI याद रहेगा तो तुरंत पकड़ लोगे, आने तो कंफ्यूज होगा। यहाँ फ्लेमिंग है ना, कहाँ पता मैक्सवेल दे दे, अब तुम मैक्सवेल और फ्लेमिंग दोनों में टकरा जाओगे रे भाई, अब क्या करें हम, क्या समझ में। तो FBI याद रखना, FBI से तुम्हारा निकल जाएगा, ये टेक्निक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के दाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। दाएं हाथ में अगर हम दाएं हाथ के 3 उंगलियों को ऐसे समझाएं, ऐसे ही रखें, और ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहो याद रखिएगा दाएं हाथ के नियम में। हम आपको ट्रिक इसका भी ट्रिक लिखा देते हैं। दाएं हाथ के नियम में लिखिएगा, हम दोनों का लिखा दे क्या, लो, फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का, इसमें क्या होगा, FBI यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। हिंदी में लिख देते हैं बल, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और ये है धारा। और दाएं हाथ का नियम हमको बता देते हैं, दाएं हाथ का नियम, दायां हाथ लिख लो, माई फर्स्ट क्लास। माई से हो जाएगा मोशन, क्या हो जाएगा, MOTOIN, मोशन। इंग्लिश थोड़ा सा हमारा कमजोर है, ले दे के ABCD के 26 अक्षर जानते हैं हम। मोशन का मतलब होता है गति, फर्स्ट का मतलब होता है F मतलब हो गया तुम्हारा फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और क्लास मतलब C, 80 का मतलब होता है करंट, करंट का मतलब होता है धारा। तो ये दो बातें याद रखिएगा, दोनों रूल जो है आपको समाप्त। एग्जामिनेशन में कंफ्यूज भी नहीं कीजिएगा, ट्रिक है ये सब, समझे। आप एक बात याद रखिए, कोई नहीं कहते हैं कि वर्क 2 प्रकार का होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। तो हार्ड वर्क अगर करोगे तो देखो सफलता तो दोनों में है, लेकिन स्मार्ट वर्क एनर्जी को बचाता है और सटीक जगह तक पहुंचाता भी है। तो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, तो ये स्मार्ट वर्क में आता है। अब हार्ड वर्क करना है तो लिख के करो याद, हमें नहीं कहते कि नहीं याद होगा, याद तो हो ही जाएगा, करो उसको। ये स्मार्ट वर्क है, कम समय लगेगा, एफर्ट भी याद रहेगा, कहीं मिस भी नहीं करोगे। क्या, बढ़ते आगे, अगला सवाल देखते हैं। किडनी में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का संयन क्रम, मतलब किडनी में अपने पेशाब का कैसे फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्मेशन होता है, क्लॉटिंग होता है, इसके बारे में चुनना है। एक बात बताओ, जब हम लोग पानी पीते हैं तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जाएगा अंदर, पता है ना, अंदर जाएगा ना जी, अंदर जाएगा। तो हिया बोला है कि अवशोषण होता है, क्या जाते ही अवशोषण हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को छाटो, एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो। कंपटीशन में जो ऑप्शन एलिमिनेट करेगा उसका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा और उसका सिलेक्शन भी जल्दी होगा, ताकि पढ़ना तो बहुत है, महासागर है। तो पुनः अवशोषण बोला है, निस्यंदन, हाँ सही है, निस्यंदन तो सबसे पहला काम होगा, निस्यंदन होगा। दूसरा है निष्कासन, क्या निस्यंदन करके निष्कासन कर देंगे, बाकी चीज नहीं होगा, क्या ऐसा होता है क्या। अब बाद में अवशोषण करेंगे, जब पेशाब को बाहर निकाल देंगे, धरती पर चल जाएगा, तब उसको निकाल कर अवशोषण करेगा शरीर, ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। निस्यंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निष्कासन, सबसे अंत में निष्कासन है। निष्कासन मतलब होता है बाहर निकालना, तो ठीक है कि अंतिम प्रक्रिया में निष्कासन है। फिर बोला है चयनात्मक पुनः अवशोषण, ये हो सही है। पहले हम लोग पानी पिएंगे, अंदर जाएगा, उसके बाद पानी का जो मेन हिस्सा होगा, जो हमारे शरीर के लिए यूज होगा, वो रुक जाएगा, उसके बाद हम लोग निष्कासन करवा देंगे उसको। तो ये ऑप्शन सही है। इसमें देखो निष्कासन तो अंत में है, लेकिन पहले है चयनात्मक पुनः अवशोषण,
भाई पहले पुनः अवशोषण कैसे होगा, पहले हम लोग पिएंगे ना, तो ए भी ऑप्शन डाउट में है। ज्ञानवर्धक पुनः अवशोषण निष्कासन निस्संदन, अरे सबसे लास्ट में निस्संदन नहीं होगा, सबसे पहले निस्संदन होगा। पहले पानी पिएंगे तब ना पुनः अवशोषण होगा, तब ना फिल्ट्रेशन होगा, तब ना एब्जॉर्बेशन होगा, और तब ना बाहर एक्जेशन होता है, कथी होता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीजन, एक्सक्रीजन अंग्रेजी में। तो इसको भी काटो, बढ़ते आगे। याद रखिएगा आप लोग कि क्या बोलते हैं, किडनी के इकाई को निफ्रॉन कहते हैं ना, किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या तंत्रिका तंत्र के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और किडनी के इकाई को, ऐसे याद रखिएगा कि इसमें नेफ्रॉन होता है। बायोलॉजी से पल्ला हमारा जब जब पढ़ा है तब तक हम या तो हम ही रहे ना तो वही रहा, समझे। हाँ, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, केवल लड़कियों में। ऐसे हम साथी आपको एक बात बता देते हैं, जब हम लोग जवान होते हैं, किशोरावस्था युवा अवस्था में आते हैं, तो लड़की में लड़का में क्या परिवर्तन होता है, इधर कर लो बॉयज, इधर कर लो गर्ल। अब बॉयज में क्या होगा, सबसे पहले बात तक कि आ जाएगा तोरा ब्रेड, दाढ़ी, दाढ़ी, दाढ़ी आ जाएगा, मूछ आ जाएगा, शरीर में कांख में बाल आ जाएगा, कांख में बाल आ जाएगा, और क्या होगा, आवाज भारी होगा, आवाज भारी, स्किन रुखरा, स्किन मतलब त्वचा रुखरा होगा, रुखरा, ये सब परिवर्तन आता है, ठीक ना। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लगेगा, यानी कि एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। चौथा होगा प्रोजेस्टेरोन, इसमें थोड़ा टेस्टोस्टेरोन ना, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगेगा। अच्छा, लड़की में देखो, लड़की का सबसे मेन चीज है स्तन में वृद्धि होगा, स्तन में वृद्धि, स्तन में क्या होगा, वृद्धि। दूसरा क्या होगा, स्किन, स्किन जो होगा वो चिकना होगा, स्मूथ होगा, मतलब लड़की लोग एकदम स्मार्ट हो जाएगी जब युवा अवस्था में आएगी तब, बहुत उसका चेहरा जो एकदम खूब ग्लो ग्लो करने लगेगा। तीसरा क्या होगा, हालांकि बाल तो इसके भी आते हैं, बाल शरीर के अनेक हिस्सों में बाल, शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बाल, अलग अलग हिस्सों में बाल आएगा। उसके बाद चौथा है हार्मोन बनेगा इसके शरीर में, 3 प्रकार का हार्मोन बनेगा, क्या क्या बनेगा, एक बनेगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रो, अच्छा इसका आवाज भी पतला होगा, आवाज पतली, खूब पतली आवाज हो जाएगा इसका। उसके बाद आपको हम बता दें, हार्मोन बनेगा इसमें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और ये हार्मोन क्या करेगा, इसे लैंगिक, लैंगिक क्षमता, लैंगिक क्षमता विकसित करेगा, विकसित करेगा। दूसरा हार्मोन बनेगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करेगा, स्तन वृद्धि कंट्रोल, स्तन वृद्धि कंट्रोल, नियंत्रित। और तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, लैंगिक क्षमता को बढ़ावा देगा, लैंगिक क्षमता बढ़ाएगा। एक होता है ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा आप लोग कि स्तन में
जो दूध का स्त्राव होता है, नोट लिख लीजिएगा आप लोग। एक और हार्मोन होता है इस सबके अंदर, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, टॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा, इससे महिला में दूध स्त्राव का कंट्रोल। आप लोग देखे होंगे भैंस गाय ये सब जब दूध देना बंद कर देता है तो उसको एक सुइया दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन का सुइया होता है, तब ना वो जाकर जो है दूध का स्त्राव करने में मदद करता है। अब यहाँ देखिए आपका ऑप्शन क्या है, उनकी दिखावट के प्रति सचेतना, गलत। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, लड़कियों में बोल रहा है, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों जो है ये तो दोनों में बढ़ेगा, लड़का में भी लड़की में भी। स्तन ग्रंथियों में वृद्धि, एक केवल और केवल लड़की में होता है, ताकि सब चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब होता है। बढ़ जाते आगे। अगला सवाल है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? जल प्रदूषण, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग मारो तो आंसर क्या मारते हो? किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो इसका आंसर होगा ई कोलाई कोलीफॉर्म, ई कोलाई, ई कोलाई कोलीफॉर्म। ये क्या तुम अति किए हो, टाइप किए हो, ई कोलाई कोलीफॉर्म, इसका आंसर ये है। आपको बताते, ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के वजह से होता है, टीबी का जीवाणु है, और विब्रियो कोलेरा हैजा का जीवाणु है, और साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड का जीवाणु है, टाइफाइड का जीवाणु है। और टाइफाइड को जांचने में बिडाल टेस्ट करते हैं, इसके जांच में क्या करते हैं? बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट करते हैं। एक चीज हम आपको बता दें, कुछ ट्रिक लाए हैं हम आप लोगों को बताने के लिए। एक ट्रिक है, क्या बोलते हैं इसको, कवक से होने वाला रोग। किससे? कवक से होने वाला रोग। कवक से होने वाला रोग है गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गौ से हो जाएगा गंजापन, दा से हो जाएगा दम्मा, इस दौ से हो जाएगा दाद, खा से हो जाएगा खाज, ए साइलेंट है, और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फुट, जैसे हाथी पाव हो जाता है जिसको फाइलेरिया बोलते हैं, ये सब होता है एथलीट फुट या हाथी पाव, एक टोटल। तो आप लोग याद रखिएगा, कवक से होने वाला ट्रिक क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट, ग से गंजापन, द से दम्मा, फिर द से दाद, ख से खाज, फ्रूट से एथलीट फ्रूट। अगला है और भी ट्रिक है आप लोगों के लिए, आज लेवे की है कि चलो बताइए देते हैं। जीवाणु से होने वाला ट्रिक है, जीवाणु से होने वाला रोग है गोनोरिया, टिटेनस, निमोनिया, कोड यानी टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, साइलेंट, काली खांसी, हैजा। इसको आप लोग क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो लोग वीडियो पॉज करो और लिखो, ये सारे ट्रिक लिखो। यदि आपको आता है तो बढ़िया, आता है तो बहुत बढ़िया, और आप अगर नए हैं, अभी अभी चालू किए हैं, तो अभी लिख लो, आपको काम देने वाला, और इस पे प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत बेहतरीन चीज है। एक इसका और भी मतलब ट्रिक है, गोटी ने निम्मो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा, यहाँ छठा और करने को कहा, और जीवाणु ये सब साइलेंट है। और नहीं तो एक और ट्रिक है, डीप सिटी को कुटनी है, डीप सिटी, डीप सिटी को कुटनी है, कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, पर से परट्यूटिस, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस, को से कोड, कू से हो जाएगा आपको, कू साइलेंट है क्या? चलो साइलेंट है। ट से हो जाएगा, ट से क्या हो जाएगा भाई? ट से होगा टिटेनस, नी से निमोनिया, है क्या निमोनिया? नी से हो जाएगा निमोनिया, नहीं निमोनिया नहीं है, हाँ है तो निमोनिया, और है से हो जाएगा आपको हैजा। लिख लो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, परट्यूटिस, सी से हो जाएगा सिफिलिस,
टी से हो जाएगा टाइफाइड भी हो सकता है, टिटेनस भी हो सकता था। टी से लिखो टिटेनस, और को से लिख लो कोड, कोड को ही तो सिफिलिस बोलते हैं। और ट से लिख लो टाइफाइड, नी से निमोनिया, नी से निमोनिया, और है से हैजा। इसको आप लोग एक नजर देख लीजिएगा और याद रखिएगा। अगला एक और ट्रिक है, चारों का ट्रिक दे ही देते हैं। ये है आपको, ये चाचा इन्हें डांटो खड़े गाल पे छापो। ये है विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु, विषाणु से होने वाला रोग। इसका ट्रिक है, ये चाचा इन्हें डांटो, ये चाचा इन्हें डांटो खड़े गाल पे छापो। ये ट्रिक है। मतलब ए से एड्स, च से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, ह से हर्पीज, डा से डेंगू, ट से ट्रोकोमा, ख से खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता पीलिया। एक और इसका ट्रिक है, रेखा हमें, रेखा हमें हिट करके पोएचे, पोएचे का मतलब होता है पीछे, जबकि यहाँ सेट हो रहा था पोएचे, तब पोएचे लिख दिए। छोड़ गई, छोड़ गई। अब इसमें भी सेट करोगे तो देखो, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, और ह से क्या है आपको देखो तो कहीं है हर्पीज, ड से कुछ ना कुछ होबे करेगा, ड से आपको मिल गया होगा ट्रैकोमा। इसमें से ढूंढ ढूंढ कर लिखिएगा इसका क्या मतलब होगा आप लोग, ठीक ना। और देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग। ये क्या है, तो ये है पापा काम पे सोते हैं, या पे काम सो, दोनों लिख सकते हो। पे मतलब पेचिस, का मतलब होता है कालाजर, म का मतलब हो गया मलेरिया, सो का मतलब होता है निंद्रा रोग, सोने की बीमारी। सिफिलिस मच्छर काट लेगा, सीसी मच्छर, सोने की बीमारी। कैसे होगा, जब सीसी मच्छर काट लेगा, सीसी मच्छर काटेगा, तब होगा सोने की बीमारी। अब प से हो जाएगा आपको पायरिया, पायरिया यह होता है लॉक जॉक धनुष टंकार बीमारी, जो ये नहीं कहते दांत में खून आ जाता है, जब ब्रश करते हो तो दांत में खून आता है, वही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं। बहुत सारा ट्रिक करा दिए, 4 गो तो करा दिए, ये आसान हो गया। इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है, आर्मेचर के भाग कुंडली नहीं है, चुंबक नहीं है, ये मृदु लौह कोट है। तो केवल और केवल आंसर एक सही है। आप लोग देख सकते हो ना, यार देखो, आर्मेचर का भाग में आपको चुंबक नहीं है, ब्रश नहीं है, विभक्त वाला है, लेकिन बोला आर्मेचर का भाग है, तो आर्मेचर का भाग मृदु लौह, मृदु लौह है, बस इतना याद रखिएगा। मोटर जो होता है एम आई पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और एक काम और बेहतरीन करता है ये, कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले मोटर के बारे में बताए माइकल फैराडे। कौन बताए, माइकल फैराडे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन में ए वाला विभक्त बलय के बारे में चर्चा हो चुका था, स्टेप बाय स्टेप चर्चा हो रहा है, क्वेश्चन बैंक बन रहा है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है ना। क्वेश्चन लाजवाब, क्वेश्चन लाजवाब है कि नहीं, आप लोग बताओ, ये बताओ ना, क्या मजाक है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अरे बाबू साहेब, दिमाग का नस न फट जाएगा रे।
क्वेश्चन में बहुत ताकत है। तुम सोच रहे हो कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, हम मार लेंगे, मरा जाओगे। सही बता रहे हैं, मरा जाओगे। समझे? गया जमाना, एसपीडी पर के नौकरी ले लेते थे। छोड़ दो जमाना। अब तो चपरासी के एग्जाम होता है ना, चपरासी के एग्जाम, ओहो में बहुत उलंग उलंग क्वेश्चन पूछता है। समझे? अब भीड़ भीड़ तो उतना ही है। बस इतना ही समझ लो कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करना, नौकरी को पाने के लिए तपस्या करना, दोनों बराबर हो जाएगा। हो सकता है हमारा अंदाज से तो भगवान ही मिल जाएंगे। कि नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़ो, ये मिले मिलेंगे चाहे नहीं मिलेंगे। बहुत उल्लंघ तपस्या है ये, समझ लो। किताब कॉपी से प्रेम करना पड़ेगा। जगह से करते हो ओकरा छोड़ दो, अभी ये फोन करके कह दो आई एम ब्लॉकिंग यू। समझ लो। चलिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण। देखो, साबुन के पायसीकरण जब होगा ना, हम आसान से समझाते हैं। साबुन के जब पायसीकरण होगा तो जो बसा होता है, बसा, वो बड़ा बड़ा बसा छोटा छोटा बसा में टूटेगा। बड़ा बड़ा जो बसा होगा वो छोटा छोटा बसा में टूटेगा। छोटा छोटा बसा में टूटेगा। क्या करेगा? छोटा छोटा बसा में टूटेगा। तो ऑप्शन में कहीं है क्या? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। कब बोले हम? पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। क्या हमने लिखा ऐसा कुछ? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ऐसा कुछ बोले क्या? नहीं। पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना साबुन के पायसीकरण के समान होता है। अब एक चीज हम आपको बता दें कि जो पित्त रस है, पित्त रस जिसको बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस, इसका प्रकृति होता है क्षारीय। ये प्रकृति क्षारीय होता है, चलते क्षारीय देख के और नर्वस कर दिया। समझे कि क्षारीय तो होता है, मार लेगा लड़का सा, और गलती कह देंगे कि तोहर गलती है, तो तेज तरह ओहर बैठल ना है हो आए, तो अब घाट के पानी पी के तब वो बैठा होगा हुईटा, ऐसी नहीं बैठा है। और ये निकलता कहाँ से? यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। और आपको एक बात और बताते हैं, जो साबुन रहता है, साबुन, साबुन ये बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक ना। और इसमें झाग उत्पन्न करने के लिए ग्लिसरीन रहता है। क्या? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं रहेगा ना तो घोषित रहो, कोई उपाय न हो, फिर अबे नहीं करेगा। समझे? तो झाग उत्पन्न करने के लिए ग्लिसरीन डाला रहता है। चलो बढ़ते आगे। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? साथियों, ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए हम एक बात बताते हैं। परमाणु का जो है भाग 3 प्रकार से होता है। एक होता है एकल परमाणु, एकल परमाणु। एक होता है द्वि परमाणु, परमाणु क लिख सकते हो, परमाणु। और एक होता है बहु परमाणु, बहु परमाणु। इस सवाल इसी पे सेट किया हुआ है। एकल परमाणु में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नियॉन, रेडॉन, ये सब आ जाएगा। द्वि परमाणु में आ जाएगा आपको H2, N2, O2, ये सब आ जाएगा। और बहु परमाणु में आ जाएगा S8, इस प्रकार के। ये तो बहु परमाणु है ना, इसका यह मतलब है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? सल्फर। सल्फर में बहु परमाणु का निम्न में से किस आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? तो सल्फर में क्या होगा? अधिकतम होगा। सल्फर में क्या होगा? अधिकतम होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। अगला सवाल को देखते हैं। किन कारणों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? साथियों, आवर्त सारणी के बारे में हम कुछ आज बेहतरीन चीज बता देते हैं, और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या हुआ रे, काहे बैक मार रहा है? बता देते हैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है, अब कंसेप्ट पकड़िएगा, इससे आंसर निकल जाएगा। देखो, ये है आवर्त सारणी, आए है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को बनाने का प्रयास सबसे पहले डोबे राइनर ने किया। किसने किया? डोबे राइनर ने। डोबे राइनर, इन्होंने क्या किया? त्रिक नियम दिया। क्या नियम दिया? त्रिक नियम दिया।
कब दिया? 1817 ईस्वी में। और किस आधार पे सजाया? तीन तीन तत्व लिया परमाणु के भार पे, परमाणु भार। कहीं कहीं द्रव्यमान दे दे तो मान लिया हूँ, ले लिया। उसके बाद आया न्यूलैंड्स। क्या? न्यूलैंड्स। ये भी सजाया अष्टक नियम पे, मतलब कि अष्टक अष्टक रूल पे सजाया। इस सजाया 1865 ईस्वी में। और ये भी परमाणु भारे लिया। अब सबके बारे में हम बोलेंगे, रुक जाओ पहले हमको लिखने दो। परमाणु भार पहले लिख लेने दो, सब समझाते हैं कैसे सजाया, काहे गड़बड़ा गया, फेल काहे हुआ। और ज्यादा विशेष चर्चा करना है तो आप क्या करो, कोई किताब उठा लो, पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, लिखना प्रतिभा फाउंडेशन बाई आवर्त राजू सर, आवर्त सारणी, एकदम आ जाएगा 36-35 मिनट का वीडियो, एकदम खोज के पढ़ लेना तू लोग। क्या एक आध घंटा का वीडियो दे देंगे हम, पूरा आवर्त सारणी पढ़ा देंगे एक आध दो दिन के अंदर में, चिंता मत करो। तीसरा आपका मिल जाएगा न्यूलैंड्स के बाद डोमिनानर हो गया, न्यूलैंड्स आ गया। तब आया बाबू साहेब लेके कौन? मेंडलीफ। मेंडलीफ इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई नियम नहीं दिया, लेकिन अच्छा ये कब दिए? 65। मेंडलीफ क्या किए? 1869 ईस्वी में इनको लिख दिया। और एक जर्मनी का पत्रिका आता है, जर्मन पत्रिका, जर्मन पत्रिका। साथियों ये सवाल पूछा हुआ है कि किस पत्रिका में मेंडलीफ की आवर्त सारणी छपा हुआ था? 1869 में ये बना दिए। जर्मन पत्रिका में छपा 1872 ईस्वी में। और जब छपा तब इस पे क्या हुआ? शोध हुआ, तब पता चला कि ठीक ठाक है, काम चलाया जा सकता है, तो इसको मान्यता दिया गया 1872 में। और एक क्या किए? परमाणु भारे पे सजा, ये हो परमाणु भार पे सजा दिए। एक क्या किए? मोसले, अब लास्ट में आया मोजले, मोजले 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 मोसले 1913 ईस्वी में आए। और इन्होंने क्या किया? एक सटीक आवर्त सारणी दिया परमाणु संख्या पे, परमाणु संख्या पे। और भी वैज्ञानिक है, अभी शांत रहो, जाइए मत वीडियो छोड़ के। अब सुनो हमार कहानी। पंचमा, अब एक आए लोथर मेयर। कौन आए? लोथर मेयर। ये क्या किए? परमाणु आयतन पे सजाए। क्या? आयतन पे, सब फेल। उसके बाद आए कौन जानते हो? लेबोजियर। लेबोजियर ये सजाए धातु और धातु पे, धातु और धातु पे, ये हो गए बोरा में। तब आए बोर बोरी। ए भाई तब आए बोर बोरी। और इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस पे सजाने की कोशिश किए। ए फेल, एहो फेल, एहो फेल। इनको मान्यता नहीं, मेडलिफ फेल थोड़े पे। मेडलिफ का मान्यता मिला 1872 ईस्वी में। 1913 में इनको मिला, जो अभी चल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी यही है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, मोसले वाला आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद ये सब फेल, ए भी फेल, ए भी फेल, ए भी फेल। ठीक है, अब क्या बोला? सारा वैज्ञानिक क्या किया? तत्वों के परमाणु भार पे सजाया, कोई द्रव्यमान पे सजाया, कोई आयतन पे सजाया, कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे सजाया। सबका कहानी खत्म। कुछ ठीक होता था फिर गड़बड़ा जाता था। सारा तत्व जो 118 तत्व था, उस समय तो 114 तत्व था, तो उस समय जो है सज ही नहीं रहा था। अभी तो 118 तत्व है टोटल। अभी टोटल कितना तत्व है? 118 तत्व। कितना है? 118 अभी तत्व है, ठीक है। तो ये सज ही नहीं रहा था। क्या हो रहा था? सज ही नहीं रहा था। तो सजाने का क्या क्या प्रक्रिया था? तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न विधि, तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न गुण, ये तीनों रखना था तब सजाना था। मतलब तीनों मैच करना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3। क्या होना चाहिए? 1 2 3। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं।
और एक क्वेश्चन पर इतना डिस्कशन हो सकता है, तो हमने इतना किया। अगला सवाल देखते हैं। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हो जाएगा 2r। अब बताए, अरे ये तो रिपीट हो गया क्या? ये सवाल तो रिपीट है, ए बराबर r/2, r बराबर में 2f, ये रिपीट सवाल है, देख लीजिए आंसर। अगला सवाल बढ़ जाते हैं। एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस मतलब कौन सा लेंस है भैया? अभिसारी लेंस मतलब कौन सा लेंस है, याद है ना आप लोगों को? उत्तल, उत्तल लेंस है, उत्तल की दूरी पर रखी गई लेंस है। यानी कि क्या रखा है, कहाँ रखा है? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि आपका आंसर जो है वास्तविक और उल्टा निर्मित लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अरे आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन में होता है एम v/u। लेंस में, दर्पण में होता है -v/u और लेंस में होता है v/u, नहीं v/u। आप देखो ठीक से, या v के वैल्यू कितना दिले, u के वैल्यू कितना दिले। u तो हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो लेंस में हो चाहे दर्पण में हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो बोला एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना की दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 25 यहाँ रख लो। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक, वस्तु का ना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। यानी कि वस्तु का तो यू तो वस्तु ना है जी, यानी ई हो जाएगा 30 यहाँ और 25 यहाँ रखो, तो 25 बटा माइनस में 30, 50 25 5 6 30 और माइनस ऊपर चल जाएगा, -5/6 ऑप्शन है। चलो भाई निकल गया, बढ़ते आगे, ऐसे बना हुआ। अगला सवाल देखते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। अवक्षेप उत्पन्न करेगा तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, और इसमें क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। तीर के चिन्ह नीचे की ओर दर्शाएंगे इसको। विस्थापन अभिक्रिया में कोई बड़ा अपने से कम अभिक्रियाशील को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। रेडॉक्स में दोनों होगा, अपघटन में अपघटित कर देगा। इसमें एक बार ना चर्चा करेंगे, पूरा अभिक्रिया की चर्चा करेंगे, समझे? अगला कोई सेट धराएगा ना तो पूरा अभिक्रिया की चर्चा करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी दिए गए प्रतिरोध आर को, अरे भाई एक आर प्रतिरोध देल है रे भाई, एक आर प्रतिरोध देल है पे दो बराबर भागों में पड़, ऐसा दो बराबर भागों में काटोगे तो ये तो आर है ही है, दो बराबर भागों में काटोगे तो r/2 हो जाएगा। आर कुछ थोड़े में ना होगा, इसमें कौन सा मतलब हाईटेक साइंस लगाना है। अगला सवाल देखो, बोला है नीचे दिए गए चित्र का, देखो चित्र तो नहीं है लेकिन स्टेटमेंट पढ़ो। नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण के सही व्याख्या कीजिए। चित्र नहीं है, एक बात हम आपको बता देते हैं, ये है आलू और यह है कार्बोहाइड्रेट। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये गलती है टेक्निकल टीम का जो फिगर नहीं लगाता है, फिगर नहीं लगाएगा तो सवाल में लिखले कहला है नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। चित्र का है ध्यानपूर्वक अध्ययन करे, क्या उसको लगाना चाहिए था, छोड़ के कह देता है वीडियो शूट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट पर हम लोग आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन। एक कंसेप्ट है, इस सवाल का कंसेप्ट ये है, आयोडीन डालेंगे तो याद रखिएगा इसका जो कलर है वो नीला काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला काला। देखो तो ऑप्शन में कहीं है क्या? आयोडीन नीले काले में परिवर्तित हुआ आलू का रस है। आलू के रस में ग्लूकोज होता है? नहीं, ग्लूकोज नहीं होता है भैया। आलू के रस में वसा होता है, कौन कहला हो? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सही है। जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, ये सही है। प्रोटीन होता है ना। तो 25 को शायद इस सेट में 23 क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक में 23 क्वेश्चन था, तो 23 क्वेश्चन लगा हुआ था जिसमें से एक क्वेश्चन क्या हुआ था? बेकार चला गया है। डिस्कशन में बहुत कुछ नया था, ऐसा तो नहीं है कि नया नहीं था, और भी नया जाएगा। अगला दिन से हम डिस्कशन जब तक पूरा पेज नहीं देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक पूरा नहीं देख लेंगे, पेपर क्वेश्चन नहीं, जब तक नहीं देखेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक हम वीडियो बनाने नहीं आएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, मिलेंगे फिर अगला वीडियो में। पार्ट 3 में, पार्ट 2 है, आप लोग पढ़िए, समय बर्बाद नहीं कीजिए, हम भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे।
जितना हमको आता है उतना बताएंगे, उससे ज़्यादा बताने का कोशिश भी करेंगे आप लोगों के लिए। हम पूरा समर्पित है हमेशा, और मेरा संस्थान डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल से जुटे रहिए, आप लोगों को पक्का मदद मिलेगा। चाहे एक बूंद मदद करेंगे, लेकिन मदद जरूर करेंगे। आपके सफलता में मेरा भी कंधा का सहारा होगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।